हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, क्लास 10 सीबीएसई, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो जो एक्सप्लेनेशन है टोटली यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड है और इसके अलावा नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं दैट व्हाट दिस चैप्टर इज़ अबाउट। सो प्रिंट कल्चर की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो इसका मतलब होता है कि जो मतलब जो भी डिफरेंट फॉर्म्स में हम प्रिंटेड टेक्स्ट देखते हैं या विजुअल जो कंटेंट देखते हैं, इमेजेस हो गई, पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, ये सभी प्रिंट कल्चर का ही हिस्सा है। ठीक है, प्रिंट टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के पहले जो नॉलेज था वो बेसिकली ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, ओल्ड ट्रेडिशन का दौर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, बट अगर हम आज की बात करें, सो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ठीक है, इसके कई सारे एविडेंसेस हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, ऑफिशियल सर्कुलर्स हो गए, कैलेंडर, डायरी, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो हम पढ़ भी रहे हैं प्रिंटेड मटेरियल को, हम इमेजेस देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू न्यूज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, हम पब्लिक डिबेट्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो इसलिए ये बात जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, ये बिल्कुल ही जस्टिफाई होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करेंगे एक जो ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वो सबसे पहले भाई ओरल कल्चर एग्जिस्ट करता था, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स का दौर आया। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद यहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, और प्रिंट टेक्नोलॉजी के बाद आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, यानी इन्फॉर्मेशन एज जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक ट्रांजिशन देखने को मिला है। ठीक है, अब बेसिकली वो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको समझते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेड हुई, पूरे यूरोप और इंडिया के अंदर कैसे स्प्रेड हुई। ठीक है, इसके अलावा बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, लोगों की लाइफ पे, कल्चर को किस तरह से अफेक्ट किया उसने। इसके अलावा द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट, इसकी हिस्ट्री को हम समझेंगे और कैसे इसने मॉडर्न वर्ल्ड को जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, किस तरह से प्रिंटेड लिटरेचर सर्कुलेट हुआ, हाउ इट हेल्प टू क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर मिलते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ही सबसे पहले हमें एक इमेज देखने को मिलती है, जो कि हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी। ठीक, सो बेसिकली दिस इमेज इज शोइंग द बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप होने के पहले किस तरह से बुक्स की प्रिंटिंग की जाती थी, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिकली एक वर्कशॉप, जो प्रिंट वर्कशॉप है, रॉयल वर्कशॉप, वो उसका एक दृश्य सीन दिखाया गया है। ठीक, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई जो है टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो डिक्टेट किया जा रहा है, और डिक्टेट एक आदमी, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आदमी जो है ये बोल रहा है और सामने वाला लिख रहा है, ये दोनों भी लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन यानी सजावट का काम भी किया जा रहा है साथ में, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेशन, ये सारा ही काम जो है हाथों से किया जाता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात यहाँ पे यही है कि भाई ये जो तरीका था प्रिंटिंग का, ठीक, इसके साथ क्या हुआ होगा मशीन्स के आने के बाद। ठीक है, तो वो जानने को हमें चैप्टर में मिलता है। यूनिट 1 की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली जो प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो चाइना में डेवलप हुई 7th सेंचुरी में। और ये जो टेक्नोलॉजी थी इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या हैंड प्रिंटिंग हम कहते हैं, और यहीं से चाइना से फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये एशिया के दूसरे पार्ट्स में, जैसे कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज़ में ये पहुंचती है। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स जो बुक्स चाइना में प्रिंट की जाती थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जो वुडन ब्लॉक्स हुआ करते थे उनके ऊपर इंक लगी रहती थी और उसके ऊपर पेपर को रब किया जाता था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग की जाती थी। अब चूंकि ये जो शीट यहाँ पे यूज़ कर रहे थे लोग काफ़ी थिन होती थी, पोरस शीट हुआ करती थी, तो इसमें दोनों साइड पे प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए
जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक्स हुआ करती थी जिन्हें अकॉर्डियन बुक्स कहते हैं, ठीक, इन एक बेसिकली इनकी प्रिंटिंग जो होती थी एक लॉन्ग शीट ऑफ पेपर पे होती थी और उनको फोल्ड कर दिया जाता था और साइड से स्टिच कर दिया जाता था, ठीक। जैसे कि इसका मतलब अभी हम समझेंगे कि अकॉर्डियन बुक क्या होती है, ठीक, इसको अभी हम और समझेंगे। तो जो बुक्स बनाई जाती थी ये काफ़ी इसमें स्किल्ड क्राफ्टमैन लगते थे डुप्लीकेसी करने के लिए इनकी, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम होता था और कैलीग्राफी यानी अच्छी हैंडराइटिंग में इसको लिखा जाता था, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि भाई ये अकॉर्डियन बुक क्या होती है, ठीक। अकॉर्डियन बुक की एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल रही है कि भाई ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक्स होती थी जो कि लॉन्ग शीट्स पे प्रिंट की जाती थी और फिर इनको फोल्ड कर दिया जाता था और साइड्स में स्टिच कर दिया जाता था। इनको अकॉर्डियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकॉर्डियन जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उससे ये इनका शेप रिजेंबल करता है। आपने बैक पाइपर का ऐड देखा होगा, ठीक है, या जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह न्यू ईयर वगैरह पे देखते हैं, तो इस तरह से उनको खोल के आप पढ़ते हैं, है ना, फोल्डेड होते हैं वो। तो इसी तरह से लॉन्ग शीट्स के ऊपर प्रिंटिंग करके उनको फोल्ड कर दिया जाता था। इन्हीं को हम अकॉर्डियन बुक्स कहा करते थे, ठीक है। अब आते हैं कि अगले सवाल पे। सेम पेज पे जो अगला हमारा पैराग्राफ आता है उसके उसी को एक्सप्लेन किया एक सवाल लेकर के कि भाई वाई इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। तो चाइना के अंदर जो इम्पीरियल स्टेट थी वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बनी रही, क्यों? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई चाइना में जो था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए वहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कराया जाता था। अब इस एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रिंट की जाती थी बड़ी संख्या में, और ये सारा काम जो है इम्पीरियल स्टेट के अंडर में ही होता था। 16 सेंचुरी से ही यहाँ पे जो नंबर था जो एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले पैराग्राफ में कि भाई हाउ द यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड विद द अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बन कल्चर ब्लूम अप होता है तो प्रिंट का यूज़ जो था वो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये कैसे जस्टिफाई होती है बात ज़रा समझेंगे। तो प्रिंट अब सिर्फ स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि अब मर्चेंट्स भी यूज़ करने लग गए ट्रेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि भाई रीडिंग जो है एक लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी चाइना के अंदर, ठीक। नए जो रीडरशिप डेवलप हो रही थी वो फिक्शंस पढ़ना पसंद करती थी, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजी वगैरह पढ़ना पसंद करती थी, ठीक है। इसके अलावा वुमेन फ्रॉम रिच फैमिलीज दे ऑल्सो बिगिन टू रीड, ठीक। इवन इन लोगों ने अपने जो वो जो भी पोइट्री प्ले वगैरह होते थे उनको पब्लिश करना भी शुरू किया। स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स की जो वाइफ्स हुआ करती थी वो भी अपने जो लिखती थी प्लेज या पोइट्री वगैरह, उनको भी अपने लाइफ के बारे में, ठीक, कोटिशंस वगैरह अपनी लाइफ्स के बारे में जो लिखते थे उस वो भी प्रिंट होने लग गया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं डेवलपमेंट। अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट इन जापान। तो बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थी चाइना से इस टेक्नोलॉजी को, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान पहुंचाती हैं, ठीक। 768 से 770 एडी के बीच में। सबसे पुरानी किताब जो जापान की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है 868 एडी में जो कि प्रिंट हुई थी, इसका नाम है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है। पिक्चर्स यहाँ पे प्रिंट होती थी भाई। जो पिक्चर्स प्रिंट होती थी वो टेक्सटाइल यानी कपड़ों के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर या पेपर करेंसी के ऊपर प्रिंट होती थी, ठीक है। मेडिवल जापान में इसके अलावा पोएट्स और प्रोज, मतलब जो पोएम्स थे, प्रोज वगैरह, ये भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश होते थे। इसके अलावा बुक्स जो थी वो सस्ती हुआ करती थी और मतलब अच्छी मात्रा में देखने को मिलती थी। प्रिंटिंग, इसके बाद क्या होता है, विजुअल मटेरियल के प्रिंट होने की वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इवन अगर हम बात करें लेट 18 सेंचुरी की, तो यहाँ पे जो अर्बन सर्कल से यानी शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ईडो जिसे आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी जो डिपिक्ट करती थी यानी शो करती थी जो अर्बन कल्चर था, अर्बन लाइफस्टाइल थी, ठीक है, उसको दिखाया जाता था, ठीक है। बात करेंगे ये जो इमेज है ये जिस जो बुक हमने बात की थी जापान की सबसे पुरानी किताब बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, उसी का एक पेज हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कहा जा सकता है, तो इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है, ठीक।
बात करेंगे अगला जो एक टॉपिक इसी पेज पे मिल जाता है हमको, एक नाम त्रिपिटिका कोरियाना। सो त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? ये एक कोरियन कलेक्शन है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का। ठीक, ये 81,000 से भी ज़्यादा वुडन ब्लॉक्स के ऊपर इसको कार्व किया गया है। ठीक है, 13th सेंचुरी के अंदर। और हम कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका, हंजा स्क्रिप्ट में लिखा गया था इसे। इसके अंदर 1496 समथिंग टाइटल्स हैं, 6568 बुक्स हैं। ठीक है, जिसमें 81,000 प्लस पेजेस हैं और 52,33,000 समथिंग जो हैं यहाँ पे, सॉरी 52 करोड़ 33 लाख जो हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स। अब ये हमें याद नहीं करना है, बस एक इंटरेस्ट के लिए बताया जा रहा है कि भाई कितना बल्क में मतलब यहाँ पे कंटेंट है इसके अंदर, इसको हम समझ सकते हैं इस बात से, इस डेटा के थ्रू। तो ये हमें याद नहीं करना है, बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। अब हर एक जो वुड ब्लॉक पेज था, ठीक है, उसकी जो अगर हम डायमेंशन देखें तो भाई 24 बाई 70 सेंटीमीटर का एक पेज होता है। ठीक, थिकनेस की अगर बात की जाए तो 2.6 से 4 सेंटीमीटर के बीच में। और अगर एक वुड ब्लॉक के वज़न की बात की जाए तो 3 से 4 किलो का वज़न होता है उसका। यानी अगर इन वुडन ब्लॉक्स को अगर स्टैकअप किया जाए, एक के ऊपर एक पाइलअप किया जाए, तो उनकी लंबाई जो है वो 2.74 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इनको ज़मीन पे बिछाना शुरू करें तो उनकी लंबाई टोटल 60 किलोमीटर्स होगी। और अगर टोटल वज़न की बात की जाए सारे वुडन ब्लॉक्स की मिला करके तो 280 टन्स होगा टोटल। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं त्रिपिटिका कोरियाना जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये वुडन ब्लॉक्स, इतने सारे वुडन ब्लॉक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं वुडन शेल्फ्स के अंदर इनको स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और टर्म हमें जो मिलता है इसी पेज पे, वो है उकियो। उकियो क्या है इसको समझ लेते हैं। उकियो का बेसिक मीनिंग ही है फ्लोटिंग वर्ल्ड। तो ये एक जापानीज़ टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए अर्बन लाइफस्टाइल को और कल्चर को। ठीक है, स्पेशली जो प्लेजर सीकिंग एस्पेक्ट्स हैं ईडो पीरियड के। ठीक है, अब ये एक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, आर्ट फॉर्म है जो कि जिसे हम उकियो कह रहे हैं, यानी पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग बर्ड, या जो ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं स्पेशली अर्बन लाइफ से, ठीक, उनको दिखाया जाता है। ये आर्ट फॉर्म डेवलप किया था किटागावा उटामारो ने, जिनका जन्म ईडो में ही 1753 में हुआ था। अब किटागावा उटामारो जो है एक जापानीज़ आर्टिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिज़ाइनर माने जाते हैं उकियो वुडन ब्लॉक प्रिंट्स के, पेंटिंग्स के। और इनको जाना जाता है इनके जो लार्ज हेडेड पिक्चर्स हैं ब्यूटीफुल वुमेन की, उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक उकियो प्रिंट दिखाया गया है किटागावा उटामारो के द्वारा जो बनाया गया है। ठीक है, और ये भी एक उकियो प्रिंट ही है, बट जो कि एक मॉर्निंग सीन, एक किसी घर का एक मॉर्निंग सीन दिखाया गया है, जहाँ पे हम एक आदमी को देख पा रहे हैं बाहर, वो खिड़की के बाहर देख रहा है भाई स्नोफॉल को। और घर में जो महिलाएं हैं वो अपने अपने कारों, घर के जो डेली कोर्स होते हैं उनमें कामों में लगी हुई हैं। 2 महिलाएं यहाँ पे चाय बना रही हैं और बाकी की जो महिलाएं हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें इस पेज पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं यूनिट 2 के अंदर, प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो भाई प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप कैसे पहुंची इसकी बात करते हैं पहले। 11th सेंचुरी के अंदर, 11th सेंचुरी में चाइनीज़ पेपर जो है यूरोप पहुंचता है सिल्क रूट के थ्रू। और पेपर पहुंचने से के बाद यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसके बाद 1295 में मार्को पोलो, जो कि एक वेनेशियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर और राइटर हैं, ठीक है, ये जो हैं कई साल बिताने के बाद इटली वापस, चाइना में कई साल बिताने के बाद इटली वापस पहुंचते हैं और अपने साथ इस टेक्नोलॉजी को लेके जो है इटली में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इटालियंस भी जो थे यहाँ पे बुक्स प्रोड्यूस करने लगते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से, और जल्दी ही ये टेक्नोलॉजी जो है इटली से यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में स्प्रेड होने लगती है। अब अगला जो हमारा हमको इमेज देखने को मिलती है इस पेज पे, वो है एक बुक की इमेज दिखाई गई है जिसे जिगजी, जिसका टाइटल मतलब जो किताब है उसका नाम है जिगजी। अभी जिगजी क्या है भाई, तो इसको देख लेते हैं। तो जिगजी जो है कह रहा है कि ये कोरिया के एक जिगजी ऑफ कोरिया, ये जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग
बुक है जो मूवेबल मेटल टाइप से प्रिंट की गई है, ठीक है। और इसमें बताया क्या गया है बेसिकली, इसमें जो जैन बुद्धिज़्म है उसके एसेंशियल फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है। और लगभग कह रहे हैं कि 150 जो मॉन्क्स हैं इंडिया के, चाइना के और कोरिया के, इनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक। 14th सेंचुरी के अंदर ये बुक प्रिंट हुई थी। और पहला जो इसका वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम, वो अनअवेलेबल है, बट सेकंड वन जो है इसको नेशनल जो लाइब्रेरी है फ्रांस की उसमें प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाउ द राइजिंग डिमांड ऑफ बुक इन यूरोप वॉज मेट, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी तो बुक सेलर्स यहाँ पे जो है बुक्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। दूसरा, बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग जगह पे। उसके अलावा जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इनके प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है डिमांड को मीटअप करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि भाई जो स्क्राइब्स थे या स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, इन्हें अब सिर्फ यहाँ पे जो वेल्दी इन्फ्लुएंशियल पैटर्न से वही हायर नहीं कर रहे थे, बल्कि अभी बुक सेलर्स इनको हायर करने लग गए थे। इवन एक एक बुक सेलर के अंदर 50 से भी ज़्यादा स्क्राइब्स काम कर रहे थे, ठीक है। अगला है कि वाई द सर्कुलेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स रिमेन लिमिटेड। तो मैन्युस्क्रिप्ट चूँकि हम जानते ही हैंड रिटन कॉम्पोजिशन होता है पेपर पे, बार्क पे या क्लोथ पे या मेटल पे या किसी भी मटेरियल पे जो कि लिखा जाता है। चूँकि जो इनकी कॉपी वर्क होता है इनका वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, एक लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा, मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी ईजिली डैमेज हो जाते हैं। और चौथा, अगला पॉइंट है हमारा कि भाई इनकी हैंडलिंग बहुत जो है ऑकवर्ड है, ठीक है। इस वजह से इनका सर्कुलेशन लिमिटेड रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हुज गुटेनबर्ग। तो जैसे हमने देखा कि भाई जो बुक्स की डिमांड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो इस वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत तेज़ी से पॉपुलर होती जा रही थी। बट जो डिमांड थी उसको मीटअप करने के लिए देयर वाज नीड कि भाई एक क्विकर और चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट की आवश्यकता थी, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के साथ ही पॉसिबल हो सकता था। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पे इन्वेंट होती है, ये स्ट्रैसबर्ग जर्मनी में इन्वेंट होती है, जिसका इन्वेंशन करते हैं जोहान गुटेनबर्ग। इन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया 1430s में। तो इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया, ठीक। तो गुटेनबर्ग जो थे ही वॉज अ सन ऑफ अ मर्चेंट, और ये एक बड़े से लार्ज एक एग्रीकल्चरल स्टेट में बड़े बड़े होते हैं। और बचपन से ही इन्होंने जो है वाइन और ऑलिव प्रेसेस की वर्किंग को देखा है, ठीक, देखा होता है। वाइन और ऑलिव प्रेसेस की वर्किंग को देखा होता है, ठीक है। वाइन प्रेस की बात करें तो इसमें जो है ग्रेप्स को क्रश किया जाता है प्रेस करके, ठीक है, जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इसी तरह से ऑलिव को क्रश किया जाता है ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, इनकी वर्किंग को इन्होंने बचपन से देखा होता है। इसके बाद ये जो है स्टोन पॉलिशिंग की जो आर्ट है वो सीखते हैं, और एक मास्टर गोल्डस्मिथ भी बन जाते हैं बाद में, मतलब जो है गोल्डस्मिथ का काम भी ये सीख लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है लेड मोल्ड्स बनाने में एक्सपर्टीज़ गेन करी, ठीक, जिस नॉलेज का इस्तेमाल ये करते थे ट्रिंकेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकेट्स का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई डेकोरेटिव डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, स्मॉल पीस, कोई ज्वेलरी पीस हो गया, डेकोरेटिव डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पे ट्रिंकेट्स का मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स वगैरह इनको बनाने थे। तो कह सकते हैं कि जो वाइन और ऑलिव प्रेस जो इन्होंने बचपन से देखे थे वो एक बेसिक मॉडल बनता है इनके प्रिंटिंग प्रेस के लिए। दूसरा, जो मोल्ड्स बनाने का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था भाई, ठीक, उसकी वजह से ये जो है मेटल जो टाइप्स है लेटर्स के लिए, अल्फ़ाबेट लेटर्स, वो बनाते हैं उससे। 1448 में इन्होंने पूरा काम अपना ख़त्म कर लिया, यानी ये जो प्रिंटिंग प्रेस इनको बनाना था वो इन्होंने बना लिया। सबसे पहली किताब इन्होंने जो प्रिंट की वो थी बाइबल, और 180 कॉपीज़ इन्होंने इसकी प्रिंट की, और इसमें 3 साल का टाइम इनको लगता है। बात करेंगे अब वाइन और ऑलिव प्रेसेस की, जिसका जिक्र हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था, इसको समझ लेते हैं। तो वाइन प्रेस क्या है? वाइन प्रेस एक डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है टू गेट जूस फ्रॉम द क्रश्ड ग्रेप्स। एंड ऑलिव प्रेस की अगर बात करें तो ये एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द ऑलिव्स। दोनों ही डिवाइसेस यहाँ पे हेल्प करते हैं गुटेनबर्ग को विद अ मॉडल टू डेवलप प्रिंटिंग प्रेस। बोथ द प्रेसेस वो बेस्ड ऑन, एक स्क्रू प्रेस पे बेस्ड हैं। स्क्रू प्रेस जिस अलाउड डायरेक्ट प्रेशर ऑन द
फर्स्ट प्लेन, फ्लैट प्लेन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका एक इमेज हमें दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक हैंडल है, ये स्क्रू है जिसकी हैंडल की हेल्प से इस स्क्रू को घुमाया जाता है, ठीक। और ये प्लैटन है जिससे स्क्रू को घुमाने से प्लैटन जो है पेपर के ऊपर प्रेशर डालता है और उस पर प्रिंटिंग होती है, ठीक। तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करें, इसको समझना चाहें तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई एक हैंडल अटैच्ड है, यहाँ पे हैंडल अटैच्ड है स्क्रू से, ठीक है। और दिस हैंडल इज़ यूज टू टर्न द स्क्रू, ठीक है। और जिसकी वजह से जो प्लैटन है वो प्रेस होता है, नीचे जाता है, ठीक है, ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ शीट, ठीक है, ऑफ डैम पेपर। डैम मतलब मॉइस्चर जो जिसमें नमी होती है, ठीक। गुटेनबर्ग डेवलप्ड मेटल टाइप्स फॉर ईच ऑफ द 26 कैरेक्टर्स ऑफ रोमन अल्फ़ाबेट। और इन्होंने एक तरीका निकाला जिससे जो है मतलब इन लेटर्स को मूव करा के जो है अलग अलग वर्ड्स ये प्रिंट कर सकते थे, ठीक। इसी वजह से इस जो ये प्रेस इन्होंने डेवलप किया इसको मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा गया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस इन्वेंशन के बाद बुक्स जो है और फास्टर रेट से यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती थी, ठीक। गुटेनबर्ग प्रेस की मदद से 250 शीट्स ऑन वन साइड पर आवर प्रिंट की जा सकती थी। ये इमेज गुटेनबर्ग की है, ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है रिकग्नाइज़ करने के लिए हमें। फिर ये जो इमेज है हमारे सामने, ये जो सबसे पहली बाइबल, फर्स्ट बाइबल जो गुटेनबर्ग ने प्रिंट की थी अपने प्रेस से, उसका एक पेज हमें यहाँ पे दिखाया गया, पेजेस दिखाए गए हैं, ठीक। अब इसमें हमसे फ़ीचर्स पूछे जा सकते हैं कि भाई जो गुटेनबर्ग की फ़र्स्ट प्रिंटेड बाइबल थी उसके फ़ीचर्स बताइए। तो यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स आपको बताए गए हैं, पॉइंट वाइज कर दिया गया है जिससे आसानी से हम चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो टेक्स्ट था वो जो इनके मूवेबल मेटल टाइप्स थे गुटेनबर्ग के प्रेस के, उससे प्रिंट किया गया था इसको। दूसरा, बॉर्डर्स वगैरह को बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया, इलस्ट्रेट किया गया, पेंट किया गया है। कोई भी दो कॉपीज़ इसमें सेम नहीं थी, हर एक जो पेज था हर एक कॉपी का वो डिफरेंट था। इसके अलावा कलर्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे लेटर्स के अंदर अलग अलग जगह के पे। इसके दो फंक्शन है, मतलब बेसिकली क्या रीज़न है इसको कलर्स को यूज़ करने का वो समझ लेते हैं। पहला, एक तो पेज के अंदर कलर ऐड हो रहा है, मतलब जब हमारा पेज कलरफुल होता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह हैं, होली वर्ड्स वगैरह हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कलर जो है हर एक पेज पे वो इट वाज एडेड बाय हैंड, ठीक। और गुटेनबर्ग प्रिंटेड द टेक्स्ट इन ब्लैक। टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर से प्रिंट हुआ है और उनके बीच में स्पेसेस छोड़े गए हैं वेयर द कलर कुड बी फिल्ड लेटर। अगली हमें जो इमेज देखने को मिलती है इस पेज पे वो है हमारे पास कि भाई एक प्रिंटर वर्कशॉप दिखाया गया है 16 सेंचुरी का, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है इसको समझते हैं। 16 सेंचुरी प्रिंटर्स वर्कशॉप, तो ये जो पिक्चर है दिखा रही है कि भाई किस तरह का एक प्रिंटर वर्कशॉप दिखता था 16 सेंचुरी के अंदर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे ही जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे ही काम हैं वो एक ही छत के नीचे हो रहे हैं, ठीक। इन द फोरग्राउंड ऑन द राइट साइड, फोरग्राउंड इन द राइट साइड, ठीक। हम क्या देख पा रहे हैं, जो कॉम्पोजिटर्स हैं, कॉम्पोजिटर्स यानी जो कंपोज करते हैं टेक्स्ट को प्रिंट के लिए, ठीक है, वो काम कर रहे हैं अपना। लेफ़्ट साइड में जो गैलीज़ हैं, गैलीज़ मतलब जो मेटल फ्रेम होता है, ठीक है, इन विच द टाइप्स आर लेड एंड द टेक्स्ट कंपोज्ड, ठीक। दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड, इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, ये गैलीज प्रिपेयर हो रहे हैं इधर, इधर जो है आपका, ठीक है। बैकग्राउंड में जो प्रिंटर्स हैं दे आर टर्निंग द स्क्रू ऑफ द प्रेस, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा राइट इन फ्रंट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, द डबल पेज प्रिंटेड शीट, राइट इन फ्रंट, ठीक है। सो ये देखिए ये आपकी जो है प्रिंटेड शीट्स रखी हुई हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, तो इसी का डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। अब आ जाते हैं कि भाई जो न्यू टेक्नोलॉजी, एक स्टेटमेंट आता है दैट द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड, एक्सप्लेन दिस। तो प्रिंटेड बुक्स जो थी पहले पहले जब सबसे पहली जो बुक्स प्रिंट हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करती थी यहाँ पे जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनसे, ठीक है।
मेटल जो लेटर्स होते थे वो बिल्कुल लगता था कि भाई जो हैंड राइटिंग स्टाइल है उसी के जैसे देखने में लगते थे। ठीक। बॉर्डर्स जो है वो अभी भी हाथों से ही इल्यूमिनेट किए जा रहे थे। ठीक। जो भी पैटर्न्स बनाए जा रहे थे, इलस्ट्रेशंस वगैरह, वो सब पेंट किए जा रहे थे। इसके अलावा इन द बुक्स, जो बुक्स जो अमीरों के लिए जो बुकें प्रिंट की जाती थी उनमें स्पेस छोड़ दिया जाता था डेकोरेशन के लिए। ठीक है। हर एक परचेज़र यहाँ अपने आप डिसाइड कर सकता था कि क्या डिज़ाइन चाहिए उसको। ठीक है। किस तरह से इलस्ट्रेशन वो कराना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात को जस्टिफाई कर रही हैं कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पे अभी पुरानी तकनीक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी जल्दी से। ठीक है। अगला है हाउ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट इन यूरोप लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है। तो 1450 से लेकर 1550 के बीच में जो है यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो जाते हैं लगभग सारी ही कंट्रीज़ के अंदर यूरोप में। और प्रिंटर्स जो थे, इसके पीछे रीज़न था कि भाई जर्मनी से जो प्रिंटर्स थे वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जा रहे थे। ठीक, काम की तलाश में, और इवन वहाँ पे नए नए प्रेसेस इस्टाब्लिश करने में, सेटअप करने में हेल्प कर रहे थे। जैसे ही नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे बढ़ते हैं, बुक्स का प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सेकेंड हाफ में कह रहा है कि 100 to 20 मिलियन कॉपीज़ ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट्स ऑफ यूरोप। ये नंबर और भी ज़्यादा ऊपर जाता है 16th सेंचुरी के अंदर, यानी 200 मिलियन कॉपीज़ तक चला जाता है। तो ये जो शिफ्ट था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में, इसी को हम प्रिंट रेवोल्यूशन कहते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 3 में। ठीक है। यूनिट 3 में जाने के पहले आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है। चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ये चैप्टर के अंदर 9 यूनिट्स हैं। ठीक है। तो अगर पूरी 9 यूनिट्स एक ही वीडियो में डाल दी जाएँ तो जाहिर सी बात है वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवरअप किया जाएगा, जहाँ पे पहले ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर 3 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो हम यूनिट 3 यानी कि लास्ट यूनिट में आ चुके हैं इस वीडियो की, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है। सो प्रिंट रेवोल्यूशन है क्या, अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले तो हम बताएंगे भाई ये जो शिफ्ट हो रहा है हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में, यही प्रिंट रेवोल्यूशन है। बट रेवोल्यूशन दिस रेवोल्यूशन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। किस तरह से लोगों के जीवन को इसने बदल के रख दिया। उनके जो जिस तरह से लोग जो इन्फॉर्मेशन था, नॉलेज था, उसको कंसीडर करते थे। ठीक। या जो इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ जो उनका रिलेशन है या सोचने का तरीका है, वो सब बदल गया था। ठीक है। इट क्रिएटेड एन अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एक नए तरीके से लोगों ने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया था, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था, अपना ओपिनियन जो है रखना शुरू कर दिया था चीज़ों के ऊपर। तो यही प्रिंट रेवोल्यूशन है बेसिकली। ठीक। टॉपिक यूनिट 3 के अंदर जो पहला टॉपिक है न्यू रीडिंग पब्लिक, इस पे आते हैं। तो भाई न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे डेवलप होती है इसको समझते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के डेवलप होने की वजह से जो एक नई रीडरशिप यहाँ पे इमर्ज हो रही थी, इसके पीछे रीजंस थे कि भाई जो प्रिंटिंग थी उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बुक रिड्यूस हो चुकी थी। पहले जो टाइम और लेबर लगता था वो अब कम लग रहा था। ठीक। जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे ग्रेटर ईज़ के साथ प्रोड्यूस की जा सकती थी। इसी की वजह से यहाँ पे जो बुक्स हैं वो मार्केट को फ्लड करती हैं। दे स्टार्टेड फ्लडिंग द मार्केट। और जो लगातार बढ़ती हुई रीडरशिप थी उस तक वो बुकें पहुंच रही थी। ठीक है। बुक्स का एक्सेस आसान होने की वजह से जो एक नया कल्चर, रीडिंग कल्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। अगला जो पार्ट है हमारा, वो यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से जो रीडिंग पब्लिक थी और जो हियरिंग पब्लिक थी वो जो है इंटरमिंगल हो जाती है, मतलब क्लोज आ जाती है एक दूसरे के। ठीक। कन्वर्ट हो जाती है, इसको समझते हैं। तो पहले क्या था कि भाई जो रीडिंग थी इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू एलाइट। एलाइट मतलब जो रिचर सेक्शन है। ठीक। कॉमन पीपल जो आम आदमी था वो ओरल, दे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। ठीक। वो चीज़ों को सिर्फ सुनते थे जब पढ़ा जाता था। ठीक है। बैलेट्स रिसाइट किए जाते थे, फोक टेल्स नरेट की जाती थी, तो इनको सुनते थे। तो इस तरह से नॉलेज जो था वो ओरली ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक। लोग एक साथ कोई इकट्ठे होकर स्टोरी सुनते थे। ठीक। परफॉर्मेंस वगैरह देखते थे। सो प्रिंटिंग, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो प्रिंटिंग है, बिकॉज ऑफ दैट
कॉस्ट ऑफ बुक यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं आसानी से। इसकी वजह से जो है बुक्स स्टार्टेड फ्लडिंग द मार्केट और एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है रीडिंग पब्लिक का, ठीक। लिटरेसी एक और रीज़न जो यहाँ पे बनता है कि भाई जो लिटरेसी रेट है यूरोपियंस का, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा लो था उस समय पे। सो पब्लिशर्स ने एक नया तरीका निकाला कि कैसे इलिटरेट पॉपुलेशन को कन्विंस किया जाए बुकें पढ़ने के लिए। सो इसीलिए जो पब्लिशर्स थे उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड दे रीच्ड आउट पीपल बाय मेकिंग देम लिसन टू द बुक्स जो रीड आउट की जाती थी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। लोग इन किताबों को सुनते थे, ठीक है, इकट्ठे होकर के। इस तरह से एक रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। अब टू कीप दिस हेयरिंग पब्लिक इंटैक्ट, सुनने वाली जो पब्लिक थी, ठीक, इसको इंटैक्ट रखने के लिए पब्लिशर्स ने यहाँ पे बैलेट्स, जो पॉपुलर बैलेट्स हुआ करते थे, बैलेट का मतलब होता है भाई एक लॉन्ग सॉन्ग या पोएम जो कोई स्टोरी बताती है साथ में, ठीक, फोक टेल्स वगैरह, इनको प्रिंट करना शुरू किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओरल कल्चर था, ठीक, वो यहाँ पे एंटर करता है प्रिंट के अंदर, और प्रिंटेड मटेरियल ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा था, ठीक। धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों के बीच की जो लाइन थी वो ब्लर हो जाती है और जो रीडिंग पब्लिक थी और हियरिंग पब्लिक थी वो इंटरमिंगल हो जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। सो प्रिंट की वजह से विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि भाई जो आइडियाज़ हैं उनका सर्कुलेशन काफ़ी आसान हो चुका था, ठीक है। न्यू एक वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन क्रिएट होता है, ठीक। यानी जो लोग अब डिसअग्री कर रहे थे इस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ से, वो भी अपने विचार यहाँ पे सर्कुलेट कर सकते थे या लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते थे, उनको परसुएट कर सकते थे अलग तरीके से सोचने के लिए, ठीक है। इवन उनको कुछ करने के लिए यहाँ पे प्रोवोक कर सकते थे, ठीक। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है दैट नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंट, और जिन्होंने किया भी उनके अपने फियर्स थे, ठीक है। सो भाई बहुत सारे लोग इन सब चीज़ जो इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे थे उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अप्रीहेंसिव थे, ठीक। कि किस तरह से जो प्रिंट है वो यहाँ पे, मतलब जो प्रिंटेड कंटेंट है वो किस तरह से क्या इम्पैक्ट डालेगा लोगों के ऊपर, क्या दिमाग पे असर पड़ेगा उनके, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई अगर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि जो प्रिंट हो रहा है या जो पढ़ा जा रहा है उसके ऊपर, तो रिलीजियस और रेबिलियस और इररिलीजियस थॉट जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। इससे जो वैल्यूएबल लिटरेचर है उसकी अथॉरिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ऐसा डर भी था इन्हें, ठीक है। अब एक इमेज यहाँ पे हमें दिखाई गई है, इसमें बेसिकली जो है कमिंग ऑफ प्रिंट को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है। तो इसको समझ लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत सारी इमेजेस में से ही एक कोई इमेज है जो कह रहा है कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में प्रोड्यूस की के टाइम की है, ठीक है, जहाँ पे कमिंग ऑफ प्रिंट को सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, इट इज़ डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन विच इज़ कैरिड बाय अ गॉडेस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस को एक गॉडेस जो है नीचे लेकर के, हेवन से नीचे लेकर के आ रही हैं, ठीक। और उनके दोनों तरफ जो हैं ब्लेसिंग द मशीन आर मिनेरवा जो कि गॉडेस ऑफ विजडम कही जाती हैं, और मर्क्यूरी जो कि मैसेंजर गॉड कहे जाते हैं, जो रीज़न को सिंबलाइज करते हैं, ठीक। तो एक तरफ, दोनों तरफ हम देख रहे हैं मैनोरवा और मरकरी दोनों जो है इस मशीन को ब्लेस करते हुए साथ में, ठीक। द वुमेन इन द फोरग्राउंड आर होल्डिंग द प्लेग्स एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ 6 पायनियर प्रिंटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग 6 देशों के जो पायनियर प्रिंटर्स हैं उनकी इमेजेस यहाँ पे कुछ वुमेन जो महिलाएं हैं उनको दिखाया गया, हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक। और इधर अगर हम देखें एक रेड सर्कल के अंदर गुटेनबर्ग की इमेज को दिखाया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी, जिसमें इन्होंने रोमन जो कैथोलिक चर्च था उसमें जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस थी, रिचुअल्स थे, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इवन इन्होंने एक प्रिंटेड कॉपी उसकी जो है चर्च डोर पे पेश कर दी, और एक ओपन चैलेंज किया गया यहाँ पे डिबेट करने के लिए चर्च के लोगों को, ठीक है। लूथर की राइटिंग बहुत तेज़ी से पॉपुलर होती हैं, बहुत तेज़ी से लोगों के बीच पहुंचती हैं, सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे चर्च में एक डिवीज़न देखने को मिलता है।
मतलब एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, जो कि 16 सेंचुरी का एक मूवमेंट था कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट है काफ़ी पॉपुलर, दैट प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई किसका स्टेटमेंट है और क्यों बोला इन्होंने, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक, कि अगला टॉपिक हमारा प्रिंट एंड डिसेंट। ठीक है, प्रिंट एंड डिसेंट की बात करें तो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे जो स्टैब्लिश फेथ था, रिलीजन था, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देखने को मिल रहे थे। स्पेशली जो लिटिल एडुकेटेड, कम एडुकेटेड जो वर्किंग लोग थे उनकी तरफ से। ठीक है, 16 सेंचुरी में ऐसी एक घटना होती है जहाँ पे मेनोकियो नाम का जो एक मिलर था इटली में, ठीक, उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, और जो कि उसकी लोकेलिटी में, लोकल एरिया में अवेलेबल थी। ठीक, उसने बाइबल को के मैसेज को री इंटरप्रेट किया, एक नए तरीके से समझा चीज़ों को, और ही फॉर्मुलेटेड अ न्यू व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन, जिससे जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और उसके बाद उसका इंक्विसिशन शुरू हो जाता है। इंक्विसिशन का मतलब कि भाई ये एक फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड था, जहाँ पे जो हेरेटिक्स हुआ करते थे, हेरेटिक्स यानी जो इस्टेब्लिश बिलीफ्स को नहीं मानते हैं, ठीक, उनको पनिश किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता। तो इनका इंक्विसिशन स्टार्ट होता है, और हेरिटिकल आइडियाज़ को रिप्रेस करने के लिए बेसिकली। ठीक, इसके बाद मेनोकियो को जो यहाँ पे 2 बार ही वॉज कॉट अप, होल्ड अप का मतलब होता है कॉट अप, एंड ही वॉज अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। सो रोमन चर्च जो है, ऐसी ऐसी एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं इस समय पे होती हैं मेनोकियो जैसी, तो इन सारी घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि जो पब्लिशर्स थे, बुक सेलर्स थे, ठीक, उनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और एक प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स मेंटेन करना शुरू कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ बातें लिखा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इमेज आती है हमारे सामने, इसको हम देखेंगे। ये इसका टाइटल है द मैकाब्रे डांस। ये एक 16 सेंचुरी का प्रिंट है, जो कि दिखाता है कि किस तरह से फियर ऑफ प्रिंटिंग को ड्रामेटाइज किया जाता था विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वुड कट है ये। ठीक है, जिसमें कमिंग ऑफ प्रिंट को एसोसिएट किया गया है विद द एंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक, ये एक प्रिंटर्स वर्कशॉप का इंटीरियर अंदर का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे जिसको एक साइट ऑफ डांस ऑफ डेथ के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्केलेटल फिगर्स जो हैं यहाँ पे अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक, डांस करते हुए। सो स्केलेटल फिगर्स जो हैं यहाँ पे प्रिंटर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, एंड हिज वर्कर्स डिफाइन एंड डिक्टेट व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो उनका मानना है कि भाई प्रिंट कल्चर के आने की वजह से, प्रिंट टेक्नोलॉजी के स्प्रेड होने की वजह से जो स्टैब्लिश बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अब इरास्मस कौन है? इरास्मस भी एक लैटिन स्कॉलर हैं, कैथोलिक रिफॉर्मर हैं। इन्होंने भी जो है रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफत की, बट इन्होंने लूथर से दूरी बना के रखी। इनका अपना काम करने का तरीका था, अलग तरीके से काम कर रहे थे। सो ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। पार्ट 2 और 3 ज़रूर देखें, ठीक है, जिसके अंदर आगे की यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है।